हे गाइस, आज का जो मेरी क्लास है वो कंप्यूटर की क्लास है जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी चाहे वीपीओ का एग्ज़ाम हो चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, दोनों के लिए ये क्लास काफ़ी उपयोगी रहेगी। ओके, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में रखा है लेकिन उसको मैं डिटेल से बता दूंगी उसकी व्याख्या क्या है, तो जिससे क्वेश्चंस कवर होते जाएंगे और टॉपिक वाइज होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, किसी स्टार नेटवर्क में एंड नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार नेटवर्क की बात कर रहा है और बोल रहा है कि इसमें जो होस्ट नोड, अगर एन नोड दिए हुए हैं उन्हें होस्ट नोड से जोड़ना है तो कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है। तो कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है, n-1 लाइनों की आवश्यकता होती है। मतलब एन नोड है तो n-1 लाइनों की आवश्यकता होगी, ज़रूरत होती है। स्टार नेटवर्क में सभी नोड्स एक सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं। हब के माध्यम से डेटा पास करके नोड्स पूरे नेटवर्क में संचार करता है। इसमें यदि एक टर्मिनल विफल हो जाता है तो अन्य टर्मिनल प्रभावित नहीं होते हैं। देखिए है क्या, जो स्टार टोपोलॉजी या स्टार नेटवर्क की बात करें तो इसमें एक सेंट्रल नोड होता है। जैसा कि देखिए आगे क्वेश्चन में ये हमारा दिखा है, ये बीच में है सेंट्रल नोड। ओके, तो ये जो सेंट्रल नोड है इसी में इंटेलिजेंस, ये पूरा इंटेलिजेंस से युक्त होता है जो सेंट्रल नोड होता है। और जो इससे क्या होते हैं, देखिए सारे बाकी नोड्स जुड़े हुए हैं। बीच में सेंट्रल नोड है जिसे हब भी बोलते हैं और इससे बाकी सारे नोड्स जुड़े हुए हैं। ओके, तो इसमें अगर कोई भी एक केबल है उसमें कोई कठिनाई आती है तो क्या, जैसे मान लीजिए इसमें एक कठिनाई आई तो सिर्फ एक ही नोड विफल होगा, लेकिन अगर इस सेंट्रल नोड में अगर कोई भी खराबी आ जाती तो सारा नेटवर्क जो होता है वो विफल हो जाता है। तो सेंट्रल नोड ही हब है। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल नोड होता है जिसमें इंटेलिजेंस होती है, और अगर बाकी सारे जो नोड्स हमारे हैं तो उसमें अगर वो कोई भी विफल हो गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही नोड विफल होगा उधर ही का, पूरा नेटवर्क विफल नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा हब में प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा नेटवर्क इसका विफल हो जाता है। ओके, मैस की बात करें तो मैस जो टोपोलॉजी है, इसी देखिए मैस से ही मतलब एकदम मैसअप सा हो जाता है। तो इसमें क्या है कि किसी भी, मतलब इसमें एक तो सबसे पहली बात तो है कि इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक स्थिति में इसमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ट्रैफिक वगैरह का इसमें क्या होता है भाई, किसी भी स्थिति में तो ये जो यहाँ पे कोई भी सूचना है, कोई भी संदेश है तो किसी भी मार्ग से भेजा जा सकता है। इसके कई मार्ग होते हैं। तो ये क्या होता है भाई, इधर उधर देखिए पूरा ये कनेक्ट है एक दूसरे से। तो इसमें क्या है, एक तो सब केबल की आवश्यकता बहुत होती है, और हर जो नोड है उसमें क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंस की आवश्यकता। जैसे स्टार में इंटेलिजेंस किस में था, हब में था, लेकिन इसमें सारे नोड में इंटेलिजेंस होना चाहिए क्योंकि सब किधर भी एक दूसरे पे जा सकता है, तो मतलब सारे में इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा सुरक्षा की इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो इस नेटवर्क में उच्च सुरक्षा अनुप्रयोग में डेटा प्रेषित किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या है, मतलब कहीं से भी जो सोर्स है, किसी भी सोर्स से इसमें संदेश भेजा जा सकता है किसी भी मार्ग से। रिंग की बात करें तो रिंग, देखिए रिंग से ही पता चला, रिंग जैसा जो होगा वही होगी, रिंग टोपोलॉजी हो जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट टोपोलॉजी है। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि इसमें सभी नोड्स जो होते हैं, इसमें सभी नोड्स में एक जैसे इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। जैसे ये हो गया, ये इसमें सभी में एक जैसे इंटेलिजेंस होता है और एक ही दिशा में ये प्रवाहित होता है। ओके, जो डेटा का प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में। लेकिन मान लीजिए किसी में भी कोई कठिनाई आ गई किसी भी नोड में, तो फिर जो कम्युनिकेशन है वो दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता है। वैसे तो एक ही डायरेक्शन पे होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई तो दूसरी डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो सकता है। फिर उसके बाद अगर बस की बात करें तो देखिए बस में क्या, एक लाइन है और सारे नोड्स उससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ही केबल में सभी नोड्स जुड़े होते हैं। ओके, और कोई भी नोड किसी दूसरे नोड को डेटा प्रेषित करना चाहता है तो उसे पहले देखना पड़ता है कि बस में कोई डेटा और कहीं तो नहीं प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, बस खाली रहने पे नोड डेटा को प्रेषित कर सकता है। भाई जैसे भाई यहाँ पे क्या है, एक ही केबल है, यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे नोड। अब किसी को डेटा चाहिए तो पहले देखना पड़ेगा कि डेटा कहाँ प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो डेटा प्राप्त करने के लिए हर नोड के पास इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि बस से अपने एड्रेस, उसे मतलब एड्रेस पता करके फिर डेटा को प्राप्त कर ले।
इसमें खासियत क्या है, इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है। कोई नया अगर आप नोट जोड़ना चाहते हो तो आसानी से जोड़ सकते हो। और लेकिन अगर इस ट्रांसमिशन लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। तो इसमें एक ट्रांसमिशन लाइन इसकी बात कर रहा है, उसी से सारे जुड़े होते हैं। बस इतनी इंटेलिजेंस सभी में होनी चाहिए कि देख ले कि डेटा कहाँ प्रवाहित हो रहा है। भाई उसे डेटा प्राप्त करना तो अपना क्या बस से अपने एड्रेस ज्ञात करे फिर डेटा प्राप्त करे। ओके, फिर अगर ट्री की बात करें तो ट्री देखिए, ट्री जैसा बना होगा। तो ट्री जो होता है बस और स्टार को मिला के, ट्री टोपोलॉजी जो है वो किसको, बस की बात करें, बस को और स्टार को मिला के ट्री टोपोलॉजी बनती है। ठीक है, बस को और स्टार को। ओके, कम खर्चीली होती है। जैसे कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी से रिलेटेड था। टोपोलॉजी में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको स्टार का है, मेस का है, रिंग का है, या देखिए इसमें फुली कनेक्टेड का भी एक फिगर है। फुली मतलब एक दूसरे से सारे कनेक्टेड है, उसी को फुली कनेक्टेड बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, एक लोकल एरिया नेटवर्क की टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है जिसमें हब या स्विच की तरह सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से अलग अलग जुड़े होते हैं। तो क्या होता है, देखिए केंद्रीय कनेक्शन से अलग अलग जुड़े होते हैं, तो वो क्या है, हमारा स्टार टोपोलॉजी है। तो इसका भी आंसर स्टार टोपोलॉजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है, जैसे कोई निजी नेटवर्क है और कोई गलत तरीके से कोई उसमें पहुंच स्थापित करना चाहता है तो उस पहुंच को रोकता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का साइबर सुरक्षा उपकरण है जिसमें उपयोग किसी नेटवर्क पर ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। एक फायरवॉल एक सुरक्षित आंतरिक नेटवर्क और एक असुरक्षित बाहरी नेटवर्क के बीच एक अवरोध पैदा करता है। मतलब जो असुरक्षित बाहरी कोई नेटवर्क अगर आना चाहता है तो उसे वो रोकता है। ठीक है, कहाँ, सुरक्षित आंतरिक नेटवर्क पे आने। कहने का मतलब है जो कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब नेटवर्क हमारे सिस्टम के लिए जो उपयोगी नहीं है, ठीक है, तो उसको रोकता कौन है, फायरवॉल रोकता है। फायरवॉल दो प्रकार के होते हैं, नेटवर्क फायरवॉल और होस्ट। तो जो नेटवर्क फायरवॉल होता है पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को हमलों से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। जो पूरा कंप्यूटर, भाई नेटवर्क की बात कर रहा है। होस्ट क्या होता है, होस्ट आधारित जो फायरवॉल होता है सर्वर या होस्ट कंप्यूटर पर स्थापित किया जाता है और हमलों से बचाया जाता है। नेटवर्क में पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को हमलों से बचाने के लिए क्या आता है, होस्ट में क्या होता है, सर्वर या होस्ट कंप्यूटर पर स्थापित किया जाता है, हमलों से बचाया जाता है। फायरवॉल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट 365 पे माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 पे माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम जो है वो एक कॉर्पोरेट वीडियो शेयरिंग सेवा है। मतलब वीडियो शेयरिंग उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ लेजी लर्निंग एल्गोरिथम। मतलब या ऐसा बोले, ये मशीन लैंग्वेज का है, हमारा मशीन लर्निंग का है। तो ये बोल सकते हैं कि मतलब ये पूछना चाह रहा है एग्जाम्पल, या इसको लेजी लर्निंग एल्गोरिथम के नाम से किसको जानते हैं। ठीक है, तो लेजी लर्निंग एल्गोरिथम जो है एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है दैट डिलेज प्रोसेसिंग ट्रेनिंग डेटा until it's needed to make a prediction। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि लेज़ी लर्निंग एक ऐसा है कि जब तक उसे प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, उसे मतलब बता ना दिया जाए तब तक वो कुछ नहीं करता है। ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं करता है, तो मतलब आलसी की तरह पड़ा रहता है। और इसमें डिफरेंस बताया, ईगर मतलब क्या होता है, जो उत्सुक होता है। तो उत्सुक वाला क्या होगा, वो प्रोसेस जो तुरंत ही प्रोसेस डेटा कर देगा, डेटा को तुरंत प्रोसेस करेगा। मतलब प्रोसेस डेटा ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान ही प्रोसेस डेटा। उसमें क्या होगा, जो मतलब पहले प्रोसेस ट्रेनिंग डेटा जो होगा जब तब तक नहीं करेगा जब तक उसे प्रेडिक्शन ना दिया जाए। और जो ईगर लर्निंग एल्गोरिथम होती है, तो ईगर मतलब उत्सुक तो तुरंत कर देता है, और लेज़ी वाला वो अपना पड़ा रहता है जब तक कि उसे कहा ना जाए, प्रेडिक्शन ना दिया जाए। तो एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो प्रशिक्षण डेटा को तब तक प्रोसेस करने में देरी करता है जब तक कि भविष्यवाणी करने के लिए उसकी आवश्यकता ना हो। ठीक है, जब तक मतलब प्रेडिक्शन की ज़रूरत ना हो तब तक वो डेटा प्रोसेस नहीं करता, ईगर वाला तुरंत कर देता है। तो ये बोला गया था, इसका एग्जांपल क्या, तो KNN मतलब के नियरेस्ट नेबर्स जो है वो लेज़ी लर्निंग का एग्जांपल है। तो अगर ये आ जाए लेज़ी लर्निंग एल्गोरिथम किसे बोलते, तो के नियरेस्ट नेबर ऑप्शंस में तो आप लगा सकते हो KNN को। अब KNN किसका एग्जांपल है, तो ये आपका है
सुपरवाइज लर्निंग का है। ओके, मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल KNN है। चलिए तो थोड़ा सा मशीन लर्निंग को भी समझ लेते हैं। देखिए पिक्चर ही आपको, अब ये रफली मैंने इसमें किया था। देखिए मशीन लर्निंग का जो ML है या मशीन लर्निंग है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहले इसको ऑर्थर सैमुअल थे 1959 में। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो मशीन लर्निंग का आविष्कार 1959 में ऑर्थर सैमुअल ने किया था। ठीक है, मशीन लर्निंग कितने प्रकार की होती है? तो मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट है वो 4 तरह की है। इसमें कभी कभी डीप लर्निंग भी ऐड कर दिया जाता है क्योंकि वो उसी के अंदर आती है। तो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग और रेनफोर्स लर्निंग। अगर अनसुपरवाइज लर्निंग, पहले सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग में जो होता है वो लेबल डेटा होता है। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। तो मतलब इसमें क्या होता है, जो कैटेगरी वाइज, मतलब कैटेगरी का टारगेट वेरिएबल होता है, कैटेगरी वाइज क्योंकि होता है। और ये जो होता है रिग्रेशन जो होता है, तो रिग्रेशन में क्या है, टारगेट वेरिएबल कंटिन्यूअस होते हैं। इसमें क्या होता है, कैटेगरी वाइज होता है, इसमें टारगेट वेरिएबल कंटिन्यूअस। रिग्रेशन मतलब जिसमें प्रेडिक्शन, जिसमें भविष्यवाणी होती है, तो वो रिग्रेशन हो गया। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। ठीक है, तो इसके वजह से डायग्नोस्टिक कस्टमर रिटेंशन हो गया, ईमेज क्लासिफिकेशन हो गया, आइडेंटिटी फ्रॉड डिटेक्शन हो गया। तो मतलब कि जैसे किसी जो ईमेज पहचानी है, ठीक है, क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन से ही समझ में आ रहा वर्गीकरण कैसे, और फ्रॉड डिटेक्शन जैसे करना होता है, थंब वगैरह का, ये सब जो इंटेलिजेंस है, तो ये सब क्लासिफिकेशन में आता है। ओके, और जितने भी प्रोडक्शन वाले, जैसे मार्केट फॉरकास्टिंग हो गया, वेदर का हो गया, कोई भी मतलब जैसे एस्टिमेटिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, तो इस तरह के जो आते हैं वो रिग्रेशन में आते हैं। तो सिंपली मतलब जो प्रोडक्शन वाले वो रिग्रेशन में आते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए आगे, देखिए कुछ एग्जांपल इसके हैं। जैसे अगर लीनियर रिग्रेशन है तो वो तो रिग्रेशन का एग्जांपल है, लेकिन अगर कहीं लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाता है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है क्लासिफिकेशन का। सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, ठीक है, जो टारगेट वाला है जिसमें मतलब क्लासीफाई किया गया है, और एक कंटिन्यूअस वाला जो टारगेट वो रिग्रेशन का है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है, और जो लीनियर रिग्रेशन है वो रिग्रेशन में तो लीनियर रिग्रेशन आता है। लेकिन अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात कर दिया जाए, बोला जाए लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस में आता है, तो सुपरवाइज लर्निंग में कहाँ पे, क्लासिफिकेशन में आता है। नेवी बायस हो गया, डिसीजन ट्री, जिस डिसीजन लेना है कि ये चीज़ सही है कि गलत है, तो जो वो किस में, क्लासिफिकेशन पे, वर्गीकरण ही तो हुआ, सही है कि नहीं है, तो क्लासिफिकेशन में आया। ओके, SVM, रैंडम फॉरेस्ट, KNN तो आपने भी पढ़ा ही था। और इधर लीनियर रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन और रिज रिग्रेशन, ठीक है, तो रिग्रेशन में आते हैं। तो ये आपका था सुपरवाइज लर्निंग। आपको पता है सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, लेबल डेटा होता है। ओके, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, अनलेबल डेटा होता है। ठीक है, तो अब आते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में। तो देखिए अनसुपरवाइज लर्निंग जो होती है, इसमें क्या बात मैंने बताया कि अनलेबल डेटा होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो सुपरवाइज लर्निंग है तो सुपरविज़न की आवश्यकता होती है, लेकिन अनसुपरवाइज से मतलब इसमें सुपरविज़न की आवश्यकता नहीं है। ओके, ये मतलब कि सुपरविज़न के बिना काम करती है। ठीक है, जिस तरीके मनुष्य की तरह बिहेव करना, ये सब सोचना, ये सब किस में आता है, अनसुपरवाइज लर्निंग में आता है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसमें, क्लस्टर में और क्लस्टरिंग और एसोसिएशन में। तो क्लस्टर मतलब क्लस्टर एक झुंड समझ सकते हो, तो वो सब क्लस्टरिंग में हो गया, ग्रुप के वाइज में हो गया। एसोसिएशन मतलब कि ये इसमें क्या होता है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से एसोसिएट करा दिया गया, एसोसिएशन हो गया। ओके, मतलब उससे कोई संबंध हो गया, रिलेशनशिप हो गई, तो उसमें एसोसिएशन लग जाएगा। ओके, तो ये आपका है। तो क्लस्टरिंग आपका जो अनसुपरवाइज लर्निंग क्लस्टरिंग एसोसिएशन में, तो क्लस्टरिंग का आपको एग्जांपल के मीन्स क्लस्टरिंग। अब देखिए KNN जो है वो आपका एग्जांपल था सुपरवाइज लर्निंग की क्लासिफिकेशन का, जबकि क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज लर्निंग की क्लस्टरिंग का के मीन्स क्लस्टरिंग है, के मीन्स है वो KNN है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ठीक है, मीन शिफ्ट, गॉसियन मिक्सर, एग्लोमेरेटिव,
हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ये सब किसके क्लस्टरिंग के एग्जांपल है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग तो मतलब इसमें लेबल और डेटा अनलेबल डेटा दोनों तरह का होता है, इस वजह से सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूज़र को एकदम सही रिजल्ट देखने की इसमें मतलब देखने को नहीं मिलता है सही रिज़ल्ट सेमी सुपरवाइज्ड में। और इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं वो जो भी रिज़ल्ट होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। ओके, तो इसमें ज़्यादा जानने को बस आप प्रकार ध्यान रखिए। फिर नेक्स्ट आते हैं रेनफोर्स्ड लर्निंग में, तो ये डिसीजन मेकिंग होता है। ओके, डिसीजन ट्री किस में था, क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल था सुपरवाइज्ड लर्निंग का, और डिसीजन मेकिंग यहाँ पे है तो रेनफोर्स्ड लर्निंग के एग्जांपल जैसे क्यू लर्निंग, आर लर्निंग, टीडी लर्निंग हो गया। ठीक है, अब इससे जैसे कोई गेम है, कोई जो ये गेम वगैरह खेलते तो वो जो किस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो किस में आता है, तो रेनफोर्स्ड लर्निंग में आता है। रोबोट नेविगेशन किस में आता है, इसी में आता है रेनफोर्स्ड लर्निंग में। तो आपको ध्यान होना चाहिए गेम का हो गया, अगर रोबोट नेविगेशन पूछा जाए, लर्निंग टास्क पूछा जाए, मार्को डिसीजन प्रोसेस पूछा जाए तो ये किस में आता है, डिसीजन। तो क्वेश्चन बहुत बनता है रोबोट वाले किस में आ गए, गेम। और देखिए जो रेनफोर्स्ड लर्निंग होता है वो काम किस पे करता है, तो ये रिवॉर्ड और पेनाल्टी पे काम करता है। अगर आपने सही काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपने गलत काम किया तो आपको पेनाल्टी मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एजेंट जो अपने आप सीखता है खुद को इम्प्रूव करता है। ओके, तो इसी वजह से रोबोट इसका एग्जाम्पल है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये अगर कोई पूछे कि पेनाल्टी एंड रिवॉर्ड पे कौन सा, तो रेनफोर्स्ड लर्निंग है। काफ़ी कुछ आप एक तरह से आपने मशीन लर्निंग में जितना भी मतलब ऊपर का है, ऊपर का डीप हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, डीप क्योंकि इतना ज़्यादा है कि उसको अगर इस तरह का पूछा जाएगा तो इसी तरह क्वेश्चन होंगे। इसमें अभी सुपरवाइज्ड लर्निंग जब आपने पढ़ा था तो उसमें क्लासिफिकेशन में SVM पढ़ा था, तो उसी का फुल फॉर्म है सपोर्ट फैक्टर मशीन होता है। KNN का फुल फॉर्म के नियरेस्ट नेबर होता है। ठीक है, हाँ ये नोट पॉइंट है कि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ पूछी गई थी, इस वजह से ये मैंने नोट पॉइंट लिखा हुआ है। के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड है। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग है लेकिन कैसा, नॉन पैरामेट्रिक सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड है KNN। ओके, इट वॉज फर्स्ट डेवलप बाई एवलिन फिक्स एंड जोसेफ हॉज इन 1950। फिलहाल इतना मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ शॉर्ट टर्म शेड्यूल। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का जो है इसे CPU शेड्यूलर के नाम से जानते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, अब इसमें हिंदी इंग्लिश में ही लिखा है क्योंकि इसका हिंदी को ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट इज़ वेटवेयर कंप्यूटर। वेटवेयर क्या है, जैसे हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें वेटवेयर है। तो वेटवेयर जो मतलब जो लिविंग थिंग्स से, जैविक उससे बनाया जाता है न्यूरॉन्स का, तो उसको वेटवेयर बोलते हैं। चलिए देखिए क्या है, अ वेटवेयर कंप्यूटर इज ऑन ऑर्गेनिक कंप्यूटर विच कैन ऑल्सो बी नोन एज आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक ब्रेन और अ न्यूरो कंप्यूटर। ओके, न्यूरो कंप्यूटर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल वेटवेयर सच ए लिविंग न्यूरॉन्स, लिविंग न्यूरॉन्स की बात कर रहा है। वेटवेयर कंप्यूटर सिलिकॉन चिप्स की बजाय न्यूरॉन जैसे जीवित कार्बनिक पदार्थों से बना कंप्यूटर है। जिस तरह सिलिकॉन चिप्स का यूज़ किया जाता है तो उसमें बोला सिलिकॉन चिप्स का नहीं, न्यूरॉन से जो बना हुआ है, जिससे कार्बनिक पदार्थों से बने कंप्यूटर जो होता है वेटवेयर कंप्यूटर होता है। वेटवेयर शब्द कंप्यूटर के जैविक घटकों को संदर्भित करता है। ओके, संदर्भित करता है। हार्डवेयर क्या होता है, जो जैविक घटकों को संदर्भित, वेटवेयर हो गया। हार्डवेयर आपको पता है कि जो फिजिकल पार्ट्स हो गया उसके लिए होता है, सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर जो फिजिकल पार्ट्स हो गए, और वेटवेयर जो हो गया जो मतलब जैविक जो ऑर्गेनिक हो गए। ठीक है, जैसे न्यूरो कंप्यूटर्स वगैरह जो ऑर्गेनिक लिविंग न्यूरॉन्स से बने होते हैं, तो वो आपका वेटवेयर होगा। आपको सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के मैंने 7 क्वेश्चन लिए हैं, तो लेकिन ये सातों क्वेश्चन में मैंने काफ़ी इसमें डिटेल में आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर इससे आगे पीछे कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि मशीन लर्निंग का कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एग्जाम्पल से रिलेटेड पूछा जाएगा तो आप इसे बता सकते हो। ठीक है, चलिए इतना ही रखते, थैंक यू।